रासायनिक बदलाव। एक रासायनिक बदलाव हमेशा रासायनिक प्रतिक्रिया से होता है। प्रतिक्रिया एक बदलाव या परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ता या नष्ट होता है या दूसरे पदार्थ के घटकों में बदल जाता है। रासायनिक बदलाव को समझने के लिए आओ एक अभ्यास करते हैं। एक मैग्नीशियम की पट्टी लें। बुनसेन बर्नर के ऊपर उपयुक्त ऊंचाई पर पकड़कर रखें। आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की पट्टी जलनी शुरू हो गई है। एक वॉच ग्लास में राख इकट्ठी करें। आप क्या देखते हैं? मैग्नीशियम की पट्टी सफेद रंग के लौ के साथ जलती है और सफेद पाउडर में बदल जाती है। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की पट्टी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बना। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। आओ दूसरा अभ्यास करें। जस्ते के बुरादे को एक शक्वाकार कुप्पी में लेते हैं। थर्मामीटर डालकर तापमान नोट कर लें। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। क्या आपने जस्ते के बुरादे के आसपास होने वाली गतिविधियों को देखा? आप देखेंगे कि गैस के रूप में गैस बन रही है और तापमान बढ़ रहा है। एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लें। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल डालें। आप क्या देखते हैं? आप एक पीले रंग का बहाव बनता देखेंगे। इस गतिविधि से हम कह सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में बदलाव हो, तापमान में बदलाव हो। संतुलित रासायनिक समीकरण। इन समीकरणों को इस तरह से लिखा जा सकता है जैसे शब्द समीकरण या रासायनिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ समान परमाणु होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। आओ एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। संतुलित रासायनिक समीकरणों में मौजूद विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या की सूची एक तालिका में बनाएं। एक ऐसे यौगिक का चयन करें जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में परमाणु हो। इस प्रयोग में यौगिक एल्यूमीनियम सल्फेट अर्थात इसमें Al के 2 परमाणु, 3 परमाणु S के, 12 परमाणु O के। इस यौगिक से उस तत्व को चुनें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो और जो दोनों तरफ से केवल एक यौगिक में हो, जैसे इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या को संतुलित करने के लिए हम दाहिनी तरफ उपस्थित बेरियम सल्फेट को 3 से गुणा कर सकते हैं अथवा जैसे नीचे दर्शाया गया है। यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणक 3 इस तरह से नीचे लिखा जाना चाहिए 3BaSO4 ना कि कोष्ठक BaSO4 कोष्ठक 3। पुनः रासायनिक समीकरण के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की तुलना करें। जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर के परमाणु संतुलित है, हम अब एल्यूमीनियम के परमाणुओं को संतुलित करेंगे। अब बेरियम और क्लोरीन के परमाणु असंतुलित हैं। हम अपने बेरियम के परमाणु को संतुलित करेंगे। एक रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए अभिकारकों की भौतिक स्थिति और तत्वों का रासायनिक सूत्र के साथ उल्लेख है। उदाहरण के लिए ब्यूटेन का दहन गर्मी और प्रकाश ऊर्जा के साथ होता है। इसीलिए इसका समीकरण कुछ इस तरह लिखा जाएगा। प्रतिक्रिया की अवस्था जैसे तापमान, दबाव और उत्प्रेरक इत्यादि। किसी प्रतिक्रिया के लिए तीर के निशान के ऊपर और नीचे दर्शाया जाता है।
संयोजन प्रतिक्रिया रासायनिक समीकरण जिसमें दो या अधिक तत्व मिलकर एक नया तत्व बनाते हैं, संयोजन प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए कोयला मुख्य रूप से कार्बन है। जब ये जलता है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। गर्म करने पर मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रतिक्रिया में दो तत्व मिलकर एक तत्व MgO देता है। आओ एक अभ्यास करें। कैल्शियम ऑक्साइड और त्वरित चूने की छोटी मात्रा एक बीकर में लें। इसका तापमान बढ़ाएं। धीरे धीरे इसमें पानी मिलाएं। क्या आप तापमान में बदलाव का अनुभव करते हैं? आप देखेंगे कि तापमान बढ़ रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना भी कहते हैं, जब पानी के साथ मिलाया जाता है, के साथ प्रतिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे बुझा चूना भी कहते हैं। अतः संयोजन प्रतिक्रिया में दो या अधिक तत्व मिलकर केवल एक तत्व बनाते हैं। साधारणतः संयोजन प्रतिक्रियाएं प्राकृतिक रूप से ऊष्माक्षेपी होते हैं, यानी ऊर्जा निकलती है। अपघटन प्रतिक्रियाएं प्रतिक्रिया जिसमें एक तत्व दो या अधिक तत्वों में टूटता है, अपघटन प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको समझने के लिए आओ एक अभ्यास करें। एक सूखी नली में 3 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लें। बर्नर पर नली को गर्म करें। गर्म करते वक्त क्रिस्टल में रंग में बदलाव को देखें। क्रिस्टल के रंग के बदलाव को यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा सल्फर के जलने की विशेष गंध भी महसूस किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल गर्म करने पर पानी छोड़ते हैं, अतः क्रिस्टल के रंग में बदलाव देखा जा सकता है। और गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। फेरस सल्फेट 3 नए तत्वों में टूट जाता है। अतः यह एक अपघटन प्रतिक्रियाओं का उदाहरण है। प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा के स्रोत के आधार पर अपघटन प्रतिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। गर्मी के द्वारा अपघटन या ऊष्मीय अपघटन, बिजली के द्वारा अपघटन या विद्युत अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन या प्रकाश अपघटन। ठोस लेड नाइट्रेट की 3 ग्राम की मात्रा एक नली में रखें। इसके रंग पर ध्यान दें। बर्नर के लौ पर गर्म करें। होते हुए बदलाव को देखें। आप भूरे रंग के धुएं को उठता हुआ देखेंगे। यह धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। प्रतिक्रिया के दौरान लेड नाइट्रेट टूटकर या विघटित होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेता है। एक प्लास्टिक का मग लें। उसके पेंदी में 2 छेद कर उसमें रबर लगा दें। रबर में कार्बन इलेक्ट्रोड को लगा दें। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। इलेक्ट्रोड के डूबने तक मग में पानी भरें। तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें पानी में मिलाएं। पानी से भरी हुई 2 परख नली लें और दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड पर उल्टा कर दें। बिजली शुरू करके कुछ देर के लिए उपकरण को छोड़ दें। आप देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बन रहे हैं। दोनों परख नलियों से पानी हट रहा है। जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं, तो उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लें। दोनों गैसों को बारी बारी से जलती हुई मोमबत्ती परख नलियों के मुंह पर ले जाकर देखें। एक परख नली जलने में मदद करती है, जबकि दूसरे पर धमाका होता है। इस घटना से हम कह सकते हैं कि एक परख नली में ऑक्सीजन और दूसरे में हाइड्रोजन है। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पानी को बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित
या तोड़ा जा सकता है। लगभग 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एक चीनी बर्तन में लें। इसका रंग क्या है? इस चीनी बर्तन को कुछ देर के लिए धूप में रख दें। कुछ देर बाद सिल्वर क्लोराइड का रंग देखें। आप देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग धूप में भूरा हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि सिल्वर क्लोराइड विघटित होकर सिल्वर यानी चांदी और क्लोरीन में प्रकाश की वजह से बदल गया। विस्थापन प्रतिक्रिया। विस्थापन प्रतिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रिया करने वाले धातु नमक से एक काम प्रतिक्रिया करने वाली धातु की जगह ले लेता है। यह 1 और 2 विस्थापन में बांटा जाता है। 3 लोहे की कीलों को लें और उन्हें बालू कागज से रगड़कर साफ करें। 2 परख नली लें जिन पर A और B लिखा हो। हम परख नली में कॉपर सल्फेट के घोल का लगभग 10 उसकी मात्रा लें। 2 कीलों को धागे से बांधें और परख नली B में 20 मिनट के लिए सावधानी पूर्वक कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोएं। एक कील को तुलना के लिए अलग रखें। 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट से कीलों को बाहर निकाल लें। हम देखते हैं कि लोहे के कीलों का रंग भूरा हो गया है और कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का हो गया है। कॉपर सल्फेट के घोल से लोहा विस्थापित हो चुका है या दूसरे तत्व को कॉपर यानी तांबा को हटा दिया है। इस प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। धातुओं की प्रतिक्रियात्मक श्रृंखला से जाना जा सकता है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के घोल को 2 ml उस अलग अलग परख नलियों में लें। सावधानी पूर्वक पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को लेड नाइट्रेट के घोल में उड़ेलें। जैसे ही आप ये करते हैं, आप पीले रंग का तलछट बनता देखेंगे। यह तलछट लेड आयोडाइड से है। 2 तत्व पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट अपने आयन को आपस में बदलकर एक नया तत्व लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। उपचयन, ऑक्सीकरण। उपचयन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो, हाइड्रोजन का निकासन हो, इलेक्ट्रॉन का निकासन हो एवं विद्युत ऋणात्मक तत्व की प्राप्ति हो। अपचयन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें ऑक्सीजन की हानि हो, हाइड्रोजन की प्राप्ति हो, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, विद्युत ऋणात्मक तत्व की हानि हो। आइए इस अभिक्रियाओं को समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण जिसका रंग लाल भूरा होता है को लेकर बर्नर पर गर्म करिए। आपने क्या देखा? हम देखते हैं कि कुछ समय बाद कॉपर चूर्ण पर काले रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। जब कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है तो वह ऑक्सीजन से संयोजित होकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर चूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त करके उपचयित हो जाता है एवं गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यह प्रक्रिया उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाती है। यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो इसकी सतह की काली परत भूरी हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का निष्कासन करके कॉपर के रूप में अपचयित हो जाता है। यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया। जब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेड का अर्थ
रिडक्शन यानी अपचयन एवं ऑक्स का अर्थ ऑक्सीडेशन यानी अपचयन। वे यौगिक जो कि अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन प्रदान करते हैं एवं हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं, उन्हें अपचायक पदार्थ कहते हैं। जो यौगिक इस प्रक्रिया में अपचयित होते हैं वे अन्य यौगिकों को अपचयित करते हैं। दूसरी ओर वे यौगिक जो कि अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्रदान करते हैं एवं ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उपचायक पदार्थ कहलाते हैं। कॉपर ऑक्साइड कॉपर के रूप में अपचयित हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीकरण द्वारा जल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन एक अपचायक पदार्थ है। संक्षारण, इसे ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां पदार्थ आमतौर पर धातुओं को वायु, नमी और रसायनों के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या करें। जब लौह पदार्थ को अधिक समय के लिए नमी में रखा जाता है तो एक कत्थई द्रव्य की परत लौह पदार्थ पर जम जाती है। लौह पदार्थ पर इस कत्थई द्रव्य को जंग कहा जाता है। जंग की व्याख्या विद्युत रसायन सिद्धांत में की जाती है। जब लौह पदार्थ को आर्द्र परिस्थिति में रखा जाता है तो कैथोड और एनोड क्षेत्रों का निर्माण होता है। लोहे की सतह पर उपस्थित जल की बूंदें कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को घोल देती हैं। इसलिए अब कार्बन की सतह कार्बोनिक अम्ल से ढक जाती है। कार्बोनिक अम्ल कुछ सीमा तक छोटे छोटे H+ आयनों में विभक्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क वाले लोहे का फेरस आयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लौह धातु से होकर गुजरते हैं और कैथोड क्षेत्र तक पहुंचते हैं। कैथोड क्षेत्र में H+ आयन हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ये हाइड्रोजन परमाणु जल का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार समग्र अभिक्रिया लोहा फेरस आयरन में अपचयित हो जाता है। ये फेरस आयरन फेरस ऑक्साइड का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसका जलयोजन जल योजित फेरिक ऑक्साइड में होता है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड को जंग कहा जाता है। खटवास या बासी होना। जब वसा या तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे बासी हो जाते हैं और उनके स्वाद और महक भी बदल जाती है। इसीलिए वसा और तेल का ऑक्सीकरण उनकी महक और स्वाद में बदलाव से आसानी से पहचाना जा सकता है। खाने का ऑक्सीकरण कई तरीकों से रोका जा सकता है। खाने को ऐसे बर्तन में रखना जिसमें हवा ना जा सके। ऐसा करने से ऑक्सीकरण के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन कम हो जाती है, अतः ऑक्सीकरण रोका जा सकता है। कभी-कभी ऑक्सीकरण रोधी का प्रयोग खाने में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। यह पहले ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करता है, जिससे खटवास या बासी होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है।